नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी उठापटक लगातार जारी है। भले ही एकनाथ शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हो और उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर होना पड़ा हो, लेकिन शिवसेना संगठन और पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई लगातार जारी है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकनाथ शिंदे से चुनौती भरे लहजे में कहा कि वे शिवसेना का चुनाव चिन्ह छीन कर दिखाएं। ठाकरे बेहद हमलावर मूड में नजर आए। उन्होंने कहा कि शिवसेना का चिन्ह हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तीर और कमान उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह रहेगा। उधर मुख्यमंत्री शिंदे ने आपको बता दें कि शिवसेना में अपने बढ़ते समर्थन को दिखाते हुए कुछ तस्वीरें भी शेयर की। तस्वीरों में शिंदे ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई में नागरिक निकायों के शिवसेना सदस्यों के साथ नजर आए। सीएम शिंदे की ओर से ये तस्वीरें एक ऐसे वक्त पे साझा की गई है जब पार्टी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे से एक कानूनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखें। शिवसेना में उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच सांसदों, विधायकों और पार्षदों को लेकर खींचतान का खेल जारी है। फिलहाल उद्धव ठाकरे शिवसेना के भीतर होने वाली बगावत को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। विधायकों की बगावत के बाद अब पार्टी के पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है। ठाणे नगर निगम के 66 पार्षदों के एकनाथ शिंदे को समर्थन देने के बाद अब नवी मुंबई के 32 पूर्व पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो गए। इन पार्षदों ने ठाणे में शिंदे से मुलाकात की। पार्षदों का कहना है कि वे एकनाथ शिंदे के साथ हैं। वो हमेशा हमारा फोन उठाते हैं, यहाँ तक कि पार्टी के मामूली कार्यकर्ता से भी बात करते हैं। वहीं पूर्व पार्षदों से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने टिप्पणी की कि इन सभी नगर सेवकों, शिवसेना पदाधिकारियों और महिला विंग के पदाधिकारियों ने मेरे रुख में विश्वास व्यक्त किया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं बाला साहेब ठाकरे के रुख और आनंद दीघे के विचारों को आगे ले जा रहा हूं। शिंदे ने दावा किया कि 51 विधायक, जिसमें 40 शिवसेना के और 11 निर्दलीय उनके साथ हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार न केवल अपने अध्यक्ष उम्मीदवार को निर्वाचित करने में सफल रही, बल्कि विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए संकट कई गुना बढ़ गया। सिर्फ विधायक या पार्षद ही नहीं, अब सांसदों के शिंदे खेमे में शामिल होने की चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना के 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं। एक दिन पहले शिंदे खेमे के विधायक गुलाबराव पाटिल ने दावा किया था कि 12 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी में हैं। उनके इस दावे के बाद शिवसेना नेता आनंद राव ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया। इस बीच मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना में अपने बढ़ते समर्थन को दिखाते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। सीएम शिंदे की ओर से ये तस्वीरें ऐसे समय साझा की गई हैं जब वो पार्टी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तस्वीरों में शिंदे को ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई में नागरिक निकायों के शिवसेना सदस्यों के साथ देखा जा सकता है। सीएम शिंदे ने लिखा कि पूर्व पार्षदों और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के हिंदू समर्थक विचारों का पालन करने के लिए उनकी पार्टी का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने #रियल शिवसेना का उपयोग करते हुए ट्वीट किया। अधिकांश पूर्व पार्षदों के साथ साथ शिवसेना, युवा सेना, महिला अघाड़ी पदाधिकारियों और ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई के शिवसैनिकों ने मुझसे मुलाकात की। साथ ही उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदू समर्थक विचारों का समर्थन किया। उधर शिंदे गुट के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ठाकरे बेहद हमलावर मूड में नजर आए। उन्होंने कहा, शिवसेना का चिन्ह हमसे कोई नहीं छीन सकता। तीर और कमान उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह रहेगा। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से चुनौती भरे लहजे में कहा कि वे शिवसेना का चुनाव चिन्ह छीन कर दिखाएं। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे का दर्द भी झलका। उद्धव ने कहा, कार्यकर्ता लगातार मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरे शिवसैनिकों का मन दुखी है, लेकिन मैं और पार्टी उनके साथ खड़े हैं। शिवसेना के चुनावी चिन्ह को लेकर असमंजस है, लेकिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ किया है कि कानूनी तौर पर भी
कोई हमारा धनुष बाण हमसे नहीं छीन सकता। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे खेमे पर हमला करते हुए कहा, मुझे इस बात का अभिमान है कि शिवसेना ने सामान्य व्यक्ति को भी आगे बढ़ाया। जो लोग बड़े हो गए वो जा चुके हैं, उन्हें जाने दो। लेकिन आज भी कई लोग सेना के साथ हैं। कितने भी विधायक जाने दो, लेकिन पार्टी हमारी ही रहेगी। शिवसेना मजबूत है, कोई नुकसान नहीं होगा। पार्टी पर जो भी फैसला आएगा उसकी मुझे चिंता नहीं है। जो भी एमएलए मेरे साथ हैं उनका धन्यवाद। शिवसेना को साधारण लोगों ने बनाया। कुछ लोगों के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती। उन्हें कोई दिक्कत थी तो मुझसे बोलते। विधिमंडल अलग चीज होती है, लेकिन पार्टी संगठन अलग होता है। जो विधायक मेरे साथ हैं उन पर मुझे अभिमान है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के बागी विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का जिक्र करते हुए कहा कि देश में असत्यमेव जयते नहीं, सत्यमेव जयते है। मुझे ईश्वर और न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उस पर पूरे देश की निगाहें हैं। लोकशाही का भविष्य कितना मजबूत है ये इस केस में पता चलेगा। उद्धव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो बीजेपी ने किया है, अगर 2.5 साल पहले किया होता तो एमवीए का निर्माण ही नहीं होता। जनता सब देख रही है। अगर हम गलत हैं तो जनता हमें जवाब देगी चुनाव में, और वो सही है तो उन्हें जवाब देगी। शिंदे खेमे पर हमला करते हुए उद्धव ने कहा, आज जो वहां जाकर बातें कर रहे हैं, आपके जरिए मैं उन्हें कहता हूं कि ठाकरे परिवार को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ बगल में बैठे हो और यहाँ प्रेम दिखा रहे हो। आज तक किसी ने ठाकरे परिवार को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। ये जनता देख रही है। इतना खेल करने से अच्छा है कि एक बार फिर से चुनाव लड़ लो, समझ आ जाएगा। आपको बता दें कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह और प्रतीक पर चुनाव आयोग को फैसला करना है। पहले भी कई बार पार्टी टूटने के चलते इस तरह के मामले चुनाव आयोग में पहुंचे हैं। चुनाव आयोग इस बारे में चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 पर चलता है, जो सियासी पार्टियों को मान्यता देने और सिंबल का काम करता है। इस आदेश का पैराग्राफ 15 साफ तौर पर पार्टी टूटने की सूरत में ये व्याख्या करता है कि तब पार्टी का नाम और सिंबल किसे दिया जाए। इसे लेकर कुछ शर्तें हैं जिन्हें लेकर संतुष्ट होने के बाद ही चुनाव आयोग कोई फैसला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मनीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। जया ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। जया जी आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजय जी आपके साथ करते हैं। क्या शिवसेना अब ताश के पत्तों की तरह ढहती जा रही है? सर कब थमेगी? नेहा जी, मैं जो आपने पूरी ब्रीफिंग दिखाई मैं सुन रहा था। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपसे कि ये सरकार जो है असंवैधानिक है। ये सरकार जो शपथ दिलाई गई है वो गलत है, वो लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की मर्यादा में उल्लंघन है। इसको शपथ कह रहा पूछिए, मैं उसका कारण बता दूंगा आपको कि जब कोई पार्टी अपने विधायक टूटते पार्टी से, जो हमारे बैठे हुए प्रभाती प्रवक्ता जी, उनको भी ज्ञान हमें देना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि जो पार्टी टूटती है वो अलग अपना संकल्प बनाते हैं और संकल्प बनाने के बाद हिम्मत होकर जो भी कार्य करना वो करते हैं, उनकी पार्टी का नाम अलग हो जाता है, तो वो शिवसेना नहीं कहलाते हैं। अगर उन्होंने दल बदल कानून करके अगर पार्टी तोड़ी है तो उनको अपने पार्टी का मोर्चा नाम रखना चाहिए था, पार्टी का नाम रखना चाहिए था। पहली बात हमारी। दूसरी बात जो आप पूर्व पार्षद इधर उधर हो रहे हैं, उसका वो आज हमारे 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद अब हमारे चुनाव होने, तो संगठन का प्रारूप है। उस प्रारूप में ये आपके जो पार्षद है, नगर सेवक है या विधायक है, उनका बहुत कम रोल होता है। पार्टी का जो संविधान बनता है चुनाव आयोग में, वो एक अलग संविधान बनता है जिससे पार्टियां चलती हैं। जो बार बार आप एक बात कह रहे थे, मानिए उद्धव ठाकरे ने मुझे इतनी बात कही कि हमसे कोई धर्मवाण नहीं छीन सकता है, ये बिल्कुल सख्त है। उसके लिए जो विधायक कोर्ट में लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज समस्या ये है, भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, आज से 7 साल 8 साल पहले तक कोई ऐसा काम किसी ने नहीं किया, पार्टियां नहीं तोड़ी। हाँ, 356 धारा के अंतर्गत सरकार गिरा देते थे, दोबारा चुनाव होते थे, जिसका समर्थन करते थे जनता, उसकी सरकार फिर बन जाती थी। लेकिन जब तोड़फोड़ के आप कह रहे हैं ये असंवैधानिक सरकार है। खैरा साहब,
इसे असंवैधानिक तरीके से बनाई गई सरकार करार दिया जा रहा है संजय जी की तरफ से। अगर ये 54 विधायकों के साथ सरकार बनाए तो संवैधानिक है। 106 लोगों को छोड़ के बीजेपी के ये जिद करें कि हमको सीएम बनाओ तो संवैधानिक है। और जब इनके पास 13-14 रह जाए और 40 एक तरफ हो जाए तो असंवैधानिक हो जाती है। जरा इनकी बात ही सोचो, इन्हीं की तरफ से सुन लीजिए। 14 विधायक वाली इनकी संवैधानिक मानते हैं ये, और 40 वाली पार्टी जिस तरफ चली गई एक तरफ उनको संवैधानिक कह रहे हैं। ये बात तो यही इनकी खत्म हो गई। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अलग हुए हैं दल बदल कानून के साथ ही तो आपको अलग से दल बनाइए, फिर उस पे आप कहीं ना कहीं परमिशन लीजिए, उसके बाद आप सरकार बनाइए। लेकिन अगर आप शिवसेना पे ही दावा ठोक रहे हैं तो ये तो एक और गलत तरीका हो गया, इनका ये कहना है। अब इनको पहले संविधान ही अपने हम तो क्या बताएंगे सिखाएंगे खैर, लेकिन हम बोल सकते हैं संविधान क्या कहता है। ये अब ये कह रहे हैं अलग हम नहीं बनाएंगे, अलग आप बनाओ। हम तो शिवसेना हैं क्योंकि हम 54 विधायक रखते हैं, हम मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखते हैं। इसके बाद संगठन अभी उसमें भी आमने सामना हो जाएगा। हम शिवसेना हैं, आप बनाओ नई शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो ये है अब जो सामने जिनके एक नाची है इस समय। शिवसेना हमारे पास अभी देखते जाइए, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड फैसला कहाँ होगा सुप्रीम कोर्ट में। आप इनको मैं क्लियर करता हूं। जी रखिए संविधान यहाँ पे पढ़े हो, संविधान में भी सुन लीजिए हमें अब सुन लीजिए, सुनने नहीं रखिए संजय जी बात रखिए अपनी, ठीक है। राजनीतिक संगठन जो है वो चुनाव के संविधान चलता है, और चुनाव संविधान में विधायकों की कितनी पावर है, सांसद जो पूर्व हो चुके हैं विधायक पार्षद उनकी कितनी पावर है। संगठन चलता है चुनाव के हिसाब से, उसमें संविधान बना होता है कि उसमें संविधान हमारे जो लिखा हुआ है उसमें जो हमारी खास होगी उनके निर्णय, अगर उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं है माननीय पक्ष प्रमुख आदेश उद्धव ठाकरे है, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन सर ये पार्टी रह कहाँ गई है बताइए ना, सिर्फ विधायक सुन लीजिए। अगर विधायक पार्टियां टूटनी होती तो दल बदल कानून हो सकता ही नहीं थी, और उस दल बदल कानून की भी नहीं होती। नहीं सिर्फ विधायक नहीं, सुन लीजिए संजय द्विवेदी जी सुनते नहीं है ना आप लोग। सर यही दिक्कत है, सवाल ये भी है कि न सिर्फ विधायक बल्कि अब पार्षद ही नहीं और सांसदों के तरफ से भी अब ये कहा जा रहा है कि जिनको मैं एडी फॉर्म देता हूँ वो हमारी कार्यकारिणी के मेंबर नहीं होते हैं, वो हमारे एडी फॉर्म द्वारा चुने गए अध्यक्ष होते हैं, और जो पार्षद है इस समय वो पार्षद तो पूर्व हो चुके हैं ना। अब 2 महीने 2.5 महीने चुनाव हो गए, चुनाव होने वाले हैं तो पार्षद तो पूर्व वर्ग भाई। जो अगर सिंधिया जी की तरफ ताकत होगी वो जिताएंगे, और शिवसेना ताकत होगी हम जिताएंगे। अब आपने आज सब पूर्व पार्षद आज शामिल हो गए, कल 66 पार्षद कल शामिल हो गए थे। ये मैं मान लेता हूँ आप संगठन की बात कर रहे हैं, मान गए विधानसभा हमारे पास ज्यादा है, विधान सदस्य हमारे पास लोकसभा के ज्यादा है, पार्षद ज्यादा है। आप संगठन की बात कर रहे हैं तो आपके 5 गढ़ हैं, 2 में से तो आपने देख ही लिया क्या हालत दुर्दशा हुई है, किस कदर भीड़ इकट्ठी हुई थी एकनाथ शिंदे के यहाँ। नवी मुंबई आपने देख ली, टाणे देख लिया, बाकी का भी देख लेना, आप संगठन भी देख लेना। ठीक है संगठन अगर आप कहते हैं आपके साथ है, बाकी भी तो कोई क्राइटेरिया होता होगा ना सर। ठीक है, ये चुनाव आयोग का काम है। देखिए ये एक सेकंड ये नहीं है, ये लोकतंत्र है। ठीक है सर, ये चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग ही तय करेगा, ये आप और हम तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है संजय जी कि 12 सांसद, क्योंकि शिवसेना के 12 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में जा सकते हैं, उनके संपर्क में हैं। एक दिन पहले शिंदे खेमे के विधायक गुलाबराव पाटिल ने दावा किया था कि 12 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी में है। एक और बड़ा झटका आप लोगों को लग सकता है सर। माननीय उद्धव ठाकरे जी ने जो हमारे पक्ष प्रमुख उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने स्पष्ट बताया कि जिसको जाना है जाए, जिसको रहना मेरे साथ रहे। यहाँ पे बढ़िया बांधे बढ़िया नहीं बाजार खोल सकती है भाई, किसी को बात नहीं कर सकते हैं। उनको अगर लग रहा है बीजेपी को अच्छा कार्य हो रही है, बीजेपी से 50 लाख करोड़ रुपए चले गए, सब मंत्री बने गए। जो ये एनसीपी यहाँ पर डरा रही थी, हमने देखा माइक से छीन लिया,
माननीय मुख्यमंत्री का माइक जो बेइज्जती की जा रही है थी माननीय शिंदे जी की, उप मुख्यमंत्री का माइक छीन लेगा। जो बेइज्जती की हो रही है वो तुम्हें आगे मालूम चल जाएगा। हम उसको कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, नहीं हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। अरे आप मुख्यमंत्री माइक छीन लेगा, अरे एक एक करके रखिए सर अपनी बात, इस तरह से डिबेट नहीं होती है। एक एक करके अपनी बात को रखिए, पहले संजय जी बात पूरी कर लें, उसके बाद खैरा साहब आप रखिएगा बात, ठीक है संजय जी। माइक तक छीन लिया जा रहा है मुख्यमंत्री के सामने से। अब जो इनके केरकर जी हमारे उनके बकायदा एक डिबेट में बातचीत हुई, वो कह रहे साहब इसमें कब्जा था शरद पवार जी का, तो जिस तरह से माइक खींचा गया है तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि कब्जा भारतीय जनता पार्टी होगा? जिसने शिंदे की कितना काम कर पाएंगे? वो तो जो कागज लाए हो साइनिंग अथॉरिटी बना दिया गया उनको। नहीं आप ये कह रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि जिसको जाना है जाए, है ना, यही कह रहे हैं ना। लेकिन सर जो सुगबुगाहट दिखाई दे रही है उद्धव ठाकरे के अंदर, या फिर ये जो हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, जो हलचल मची हुई है उद्धव ठाकरे में या फिर और जो शिवसेना के नेता हैं उनमें, वो घबरा रहे हैं। नहीं लगता आपको कि घबराहट निकल के सामने आ रही है कि जो हमारे नेता हमारे पास है कहीं वो भी कहीं शिंदे गुट में जाके शामिल ना हो जाए, इसलिए कई कदम ऐसे उठा लिए गए। चीफ व्हिप को चेंज कर दिया गया है, शिंदे के जो करीबी है उनको बना दिया गया है, भावना गवली को हटा दिया गया है। ये ऐसे कदम है। आपके ही सांसद ये कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए तमाम जो सांसद है उनको निर्देश दे उद्धव ठाकरे, तो इसके हम क्या मायने निकाले? आप लोगों की तरफ से ही कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट आ रही है। जी माने मैं बता देता हूँ आपको। माने देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था शिंदे के मुख्यमंत्री बने हम बाहर समर्थन देंगे, लेकिन इनके संगठन ने तय किया कि साहब आप मुख्यमंत्री बनाइए। जो बेहतर आज देवेंद्र फडणवीस की हुई है वो तो खुद जान रहे होंगे। आज जिसके मुख्यमंत्री काल में शिंदे ने काम किया और आज उसी मुख्यमंत्री काल आज उसके मुख्यमंत्री काल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो आप खुद ही समझिए सेंट्रल गाइडेंस। ठीक है जय ठाकुर जी, यहाँ तो शिवसेना एक के बाद एक पत्ते इनके गिरते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि महा विकास आघाड़ी का क्या भविष्य देखती हैं आप? जय जी। आज महाराष्ट्र में स्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है शिंदे जी को अंदर बैठ के पार्टी में बैठ के ये डिस्कस करना चाहिए था। अगर वो सीएम बनने की उच्च आकांक्षा रखते थे तो निश्चित रूप से उन्हें डिस्कस करना चाहिए था, जबकि उन्हें पहले बुलाया भी गया है। आज जो उन्हें स्थिति बना दी है महाराष्ट्र में वो बेहद दुखद है और लोगों के लिए एक व्यंग का कारण बन गया है। जिस शिवसेना की पहचान हुआ करता था महाराष्ट्र की पहचान हुआ करती थी शिवसेना, आज बेहद दुखद है कि इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। और जो एमएलए आज उनके साथ आ रहे हैं, चाहे वो लालच में आ रहे हो या बीजेपी के प्रलोभन में आ रहे हो, निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक उनके होके नहीं रह पाएंगे, क्योंकि किसी भी पार्टी को मजबूत रखने के लिए उसकी जड़ होना बहुत जरूरी होता है। जब संगठन टूटता है तो बहुत देर तक वो स्टैंड नहीं कर सकता। इस चीज को उनको समझना चाहिए। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, मनीष जी कह रहे हैं असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाई गई है। सर 4 जुलाई को, अगर मैं गलत हूँ तो बता दीजिएगा, लेकिन 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट भी हुआ जिसमें 164 पक्ष में पड़े शिंदे के और 99 विधायकों ने विपक्ष में वोट दिया। अब ऐसे में ये कह रहे हैं कि ये तो असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाई गई है जी, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, जब मामला कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो और सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद वहां से फैसला आए, फ्लोर टेस्ट हो, तो असंवैधानिक क्या है इसमें? क्योंकि शिवसेना को ये लगता है, मैं शिवसेना से मेरा तात्पर्य यहाँ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से है, उनको ये लगता है क्योंकि शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने फाउंड की और वो उनके पुत्र हैं तो शिवसेना उनकी हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। मनीष जी बोल रहे हैं संजय जी, मनीष जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब जब शिवसेना का गठन हुआ होगा तब भी अकेले एकमात्र बाला साहब ठाकरे ने साइन नहीं किया होंगे। उस समय भी 7 लोग रहे होंगे, 15 लोग रहे होंगे, 100 लोग रहे होंगे, तब जाके पार्टी का गठन किया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी अकेले बाला साहब ठाकरे ने नहीं बनाई और उनकी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने बेटे को कमान दी तो उनका परमानेंट जिंदगी भर का पट्टा हो गया। अरे जो पार्टी विरोधी नियमों पर चलेगा, पार्टी की नीतियों का पालन नहीं करेगा तो पार्टी तो लोकतांत्रिक है। अगर मेजोरिटी कह रही है कि पार्टी इस हिसाब से चलेगी, भाजपा से गठबंधन करेगी तो करने दो, क्या प्रॉब्लम है?
अब चूंकि एक पार्टी चला रहे थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी उद्धव ठाकरे जी, एकनाथ शिंदे ने आके उनको चैलेंज किया, उनसे सरकार छीन ली। अब उनके कैलकुलेशन छीन ली उनकी। हमारे पास इतने सांसद है, इतने विधायक, इतने नगर सेवक है, इतना कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो अब इसकी ज्यूरिडिक्शन किसके पास है? इसकी ज्यूरिडिक्शन चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग इसका फैसला करेगा। नहीं, बिल्कुल चुनाव आयोग इसका फैसला करेगा। लेकिन संजय जी जिस बात का ये जिक्र कर रहे थे, कहने कि जब मेजोरिटी एक तरफ है तो ये क्या एक तरफ आप लोग कहते हैं देखिए परिवारवाद नहीं है हमारी पार्टी में, दूसरी तरफ आप परिवारवाद से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं। जब मेजोरिटी ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए, तो भी आपने महाविकास आघाड़ी का निर्माण करवा दिया। तो ऐसे में इसमें परिवारवाद का अगर नाम ना दें तो फिर क्यों ना दे सर? आप जो एनडीए है इसमें परिवारवाद की कितनी पार्टियां शामिल है जरा पूछ लीजिएगा। दूसरी बार मैं बताता हूँ, देखिए यही खिलवटाहट है, घबराहट है कि कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस एनसीपी या पूरे दल मिलकर जो है एक संसद सूचना दल बनाने बड़ा जो हिंदू ये चिल्लाते हैं, उससे बड़ी पार्टी हिंदुत्ववादी शिवसेना है। तो शिवसेना को खत्म करना इनके लिए मजबूरी बन रही है। लेकिन कोई जब तक कांग्रेस खत्म नहीं कर पाए, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे 2014 नारा था, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया क्या? नहीं हुआ। तो शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र बनाएंगे ये नारा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? सर आप क्या ये नहीं आप मुझे बताइए, क्या आपकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हावी हो गई थी इस वजह से आज ये हालात बन गए हैं क्या? 10 सेकंड दिए, मैं सभी बातों जवाब दे देता हूँ। मेरा जवाब चाहेंगी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इनको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान नहीं मारना चाहिए, हवाबाजी नहीं करनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं 11 को सुनवाई करूंगा, 12 को ने जो है जो 16 विधायक को सस्पेंड करने की बात की गई, निलंबित करने की बात है, वो अपना पक्ष रखे आके डिप्टी स्पीकर सामने। उन्होंने डिप्टी स्पीकर में कोई वो नहीं किया, न उन्होंने ये कहा कि साहब पक्ष नहीं रखेंगे, ये डिसमिस हो गई है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जो उसका जब ऑर्डर अभी तक आया ही नहीं कि उस फैसले में क्या हुआ। तो लेकिन सर अभी मौजूदा वक्त में क्या आप स्थिति देखते हैं? मौजूदा वक्त में तो सरकार बनी हुई है ना? नहीं, अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया ना उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने बोलना कहा कि अब जाके वो करवाइए जाके, स्पीकर करवाइए जाके, ये ऑर्डर बोला कोर्ट ने करवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, उन्होंने कहा अपने आप लाके दीजिए आगे, उसको रिजॉइंडर दीजिए आगे, और आपने यहाँ पे सरकार बना दी और आपने प्रोटेस्ट भी ला दिया, स्पीकर बना दिया। ठीक है खैरत साहब, अब तो उद्धव ठाकरे की तरफ से मांग की जा रही है कि मध्यविधि चुनाव हो। मध्यवर्ती चुनाव कब किस स्थिति में होते हैं? जब अनस्टेबिलिटी हो विधानसभा में, स्थायित्व नहीं हो, तब होते हैं। अच्छा, इनकी सरकार जब 3 लोगों से बनी थी, एक के 43, एक के 53, एक के 44, एक के, तब तो वो स्टेबल मानते हैं उसको। जब दोनों के आपस में उद्देश्य भी नहीं मिलते हैं, तो समझ विचार नहीं मिलते हैं। एक हिंदू, एक सेकुलर की लड़ती है, एक मुसलमानों की लड़ती है, वो तो स्टेबल मानते हैं। एक मिनट रुकिए, आप रुकिए, आप मुझे बंद कर दीजिए, मुझे ही बंद कर दीजिए, आप मुझे बंद कर दीजिए, नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं, आप मुझे ही बंद कर दीजिएगा, आप मुझे ही करती हैं। ठीक है संजय जी सुन लेते हैं सर प्लीज। इनको नहीं करेंगे, आप मुझे कर दिया था आपने, अभी भी बंद है। नहीं मैं दोनों को कह रही हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि प्लीज डेकोरम मेंटेन रखिए। तभी आप मुझे बंद कर दिया। नहीं ठीक है, रखिए अपनी बात रखिए। मैं खाली ये कह रहा हूँ, स्थायित्व उस पार्टी को तो मानते हैं जब 3 लोगों से मिलके बनती है, 43, 53 और 55 मिला के, और हम तो स्थायित्व में हैं, यानी मेजोरिटी वाली पार्टी माइनॉरिटी वाले को सीएम दे रही, इससे बड़ा नहीं वो ये कह रहे हैं कि अभी ये 16 विधायकों की योग्यता पर फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है, उससे पहले ये फ्लोर टेस्ट हो गया, राज्यपाल ने आमंत्रित कर लिया, आप लोगों ने जाकर सरकार बनाने का दावा किया, फ्लोर टेस्ट करवा लिया और अपनी सरकार बनाते हुए शपथ ग्रहण कर ली। ये कह रहे हैं कि अभी तो उसमें फैसला भी नहीं आया। एक के बाद एक बरगलाने वाली छोटी बातें करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में है ना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को मौका दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बनाने का मौका दिया ना, 11 तारीख दिया। आप सुप्रीम कोर्ट से लड़िए ना जाके, हमसे बात कर रहे हैं संविधान की, आप उनसे बात करो। वो क्या संविधान है क्या सुप्रीम कोर्ट? एक बार तो बोलते हम सुप्रीम कोर्ट की पूरी बातें मानेंगे, आज उद्धव ठाकरे कहते मुझे पूरा विश्वास न्यायिक व्यवस्था पे, तो विश्वास करो ना। अगर हमने गलत किया होता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट हमें हटा देती।
हमने कोई नहीं किया, हमने सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किया है। और अगर हम गलत हैं तो अभी सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो बात मिड टर्म पोल की कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसका एक नियम है, इनको जानना चाहिए वो नियम क्या होता है। अस्थायी सरकारें जब होती है, जब सवाल आता है मिड टर्म पोल का। ये सरकार तो स्थायी है, जब तुम्हारी बिल्कुल टेम्परेरी थी सरकार जो, वो स्थायी मानते थे आप, तो इसको स्थायी मानने में आपको क्या तकलीफ है? 100% स्थायी सरकार है। ठीक है मनीष जी से मेरा सवाल है सर, ये क्योंकि सीएम शिंदे की ओर से एक तस्वीर साझा की गई है और ये ऐसे समय में की गई है जब वह पार्टी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तस्वीरों में शिंदे को ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई में नागरिक निकायों की शिवसेना सदस्यों के साथ वो नजर आ रहे हैं, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे। और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक के बाद एक नेता शामिल हो रहे हैं शिंदे गुट में, ये बताने की कोशिश की देखिए असली शिव सैनिक हम हैं। और जब वो ट्वीट भी कर रहे हैं तो रियल शिव सैनिक हैशटैग करके ही वो ट्वीट कर रहे हैं। तो ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है? देखिए ऐसा है, आप समझिए दो फ्रंट पर लड़ाई चल रही है, उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी। टेक्निकल फाइट है, यानी नंबर, कानून, यानी कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए, कानून के हिसाब से पार्टी का अधिकार कौन रखता है ना। अब देखिए पार्टी पर अधिकार एक बात है और विधानसभा में अधिकार होना एक बात है। ऐसे किसी नगर निगम में अधिकार होना एक बात है। 66 में से 65 आ गए, एक डिटॉल पर एक डिटॉल वाला वो बचा, अलग बात है। लेकिन पार्टी पर अधिकार का फैसला होगा चुनाव आयोग के द्वारा। ये मैटर सारा है लीगल, टेक्निकल, कि तकनीकी रूप से क्या उचित है। लेकिन उस सबसे भी बड़ा है, क्योंकि लोकतंत्र का मालिक होता है वोटर, यानी मतदाता। तो मतदाता क्या सोचता है, ये बड़ी बात है। अब इमोशनल फ्रंट पे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मैं बाला साहब ठाकरे का पुत्र, शिवसेना हमारी, हमसे हमारी चीज कोई नहीं छीन सकता, है ना। कभी कहते थे कभी तो आओगे चौपाटी में दिखा देंगे, इस तरह की बातें गुवाहाटी में, ये सब करके अब वो शिव सैनिकों को, यानी महाराष्ट्र की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम ही असली शिव सैनिक हैं, हम ही शिवसेना है। वो ये दोनों पार्टियां कह रही हैं। एकनाथ शिंदे कह रही है मैं बाला साहब और आनंद जी के दोनों का सम्मान करता हूं, मैं उनके नीचे काम करता आया, मैं उनकी शिवसेना चलाता हूं और शिवसेना परिवार से नहीं चलेगी, शिवसेना परिवार से नहीं चलेगी, शिवसेना नियम से चलेगी। जिस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिवसेना का गठन हुआ था, क्या वो उद्देश्य ये शिवसेना कर रही है या वो शिवसेना कर रही है? अब शिवसेना के संजय जी, वो ये मनीष जी नहीं कह रहे हैं, ये शिंदे कह रहे हैं और ये शिंदे करके भी दिखा चुके हैं कि अब आपके हिसाब से नहीं चलेगी शिवसेना। शिवसेना जिस उद्देश्यों के गठन के लिए हुई थी, आप उनसे दूर चले गए। आपको शर्म नहीं आई कि अमरावती में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या हुई और आप उसे छुपाकर मामूली मामले में ले गए। मतलब ये है कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को ये लगा होगा कि शिवसेना अपने उद्देश्यों से भटक गई है। और अगर शिवसेना अपने उद्देश्यों से भटक गई है, एकनाथ शिंदे को नहीं लगा ना, उन विधायकों को भी लगा जो शिंदे गुट में शामिल हुए या फिर शिंदे के साथ गए, उन पार्षदों को भी लगा जो कि शिंदे के साथ गए। न सिर्फ एकनाथ शिंदे को बल्कि तमाम और उनको भी लगा ना, और नेताओं को भी लगा, यानी कि आप अपने ट्रैक से भटक रहे थे संजय जी। बिल्कुल ठीक कहा नेहा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी रखिए अपनी बात, रखिए मनीष जी मैं आती हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आती हूँ, फिर जय जी का रुख करेंगे। जल्दी से रखिए संजय जी अपनी बात। 27 लोगों के खिलाफ ईडी का नोटिस है, भावना गावली के खिलाफ ईडी का नोटिस है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं भावना गवली को तो आपने मुख्य चीफ विप से हटा दिया है, उनके ऊपर भी जो ईडी कार्रवाई हो रही ना, ईडी कार्रवाई, ईडी नोटिस उनको भी है और 27 विधायकों को है। तो जो 27 जिनके पास ईडी का नोटिस है उसमें कार्रवाई होगी कि नहीं, ये नहीं आप कहते हैं ईडी की नोटिस की वजह से जो तमाम विधायक है वो चले गए जी डर के मारे। भावना गवली क्यों नहीं गई, उनको डर नहीं लगता क्या? एक मिनट नेहा जी, अगर ईडी का ही मसला होता तो सरकार पहले ही बन गई होती ईडी से। 12 जा रहे हैं, आपको तो बता रहे हैं, हमको नहीं बता रहे हैं, हमने जा रही है। नहीं सर, आपके सांसद,
आपके सांसद उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करिए, या फिर सांसदों को बताइए कि वो भी द्रौपदी मुर्मू को चुने। नहीं देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि मैं भारत समर्थन दूंगा। नहीं तो आपकी पार्टी में सर आप कहते हैं शिव सैनिक असली हम, लेकिन शिव सैनिक कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे। अरे आप शिवसेना की मूल भावना से भटक गए, आप शिवसेना की मूल भावना से भटक गए, आमची महाराष्ट्र की मूल भावना से आप भटक गए। और जब आप महाराष्ट्र की नर्व से दूर हो गए तो आप सत्ता से भी दूर हो गए। अच्छा चलिए ठीक है, 1 मिनट संजय जी को बोलने दीजिए। ठीक है, रखिए अपनी बात रखिए संजय जी। मैं कह रहा हूँ पीडीपी से सरकार बनाते तो नहीं भटकते, माननीय मायावती सरकार बनाते नहीं भटकते, माननीय नीतीश कुमार की सरकार बनाते 40 नहीं भटकते, जिन्होंने कहा मैं एक भी लाउड स्पीकर नहीं हटवाऊंगा और हनुमान चालीसा करो के बिहार में कर पाए। नहीं तो हनुमान चालीसा करने से गलत है क्या? गलत है क्या संजय जी? तो हटवाइए ना, फिर हटवाइए, बिहार में नहीं हटवाने गए। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे बाहर समर्थन देंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, जो भी किया ऐसा सरकार बना ली। संजय जी अच्छा मुझे ये बताइए, 1 सेकंड रुक जाइए। नहीं 1 सेकंड सर। संजय जी सुनिए, अब सवाल ये है कि अगर आपका सांसद ये कहता है कि देखिए द्रौपदी मुर्मू का हमें समर्थन करना चाहिए और सभी सांसदों को उद्धव ठाकरे निर्देश दें, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, कहा कि सभी सांसदों को निर्देश दें कि हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें, आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे इतना बताइए बस। भाई मेरी बात आप सुनने नहीं चाह रही, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए ना, क्या कहना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए ना। सर आप जो कहना चाह रहे हैं सब सुन लिया मैंने, बताइए एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो मैं भारत समर्थन करूंगा, तब तक जेपी नड्डा जी का आगे। फिर सर मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रही हूँ, आप जवाब जो देना चाहते हैं बस घुमा फिरा के वही जवाब दे रहे हैं। सर मैं सुन चुकी हूँ, आप जो कह रहे हैं सर मैं सुन चुकी हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि क्या आप द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे अगर सांसद ये चाहते हैं, शिव सैनिक ये चाहते हैं तो? नहीं तो मैंने आपको जवाब दे तो दिया कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व पर विचार करेगा ना, भाई किसी ने अपनी रिक्वेस्ट दी अच्छी बात है, लेकिन उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा विचार करेगा ना। ठीक है जया जी अब ये कह रहे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार करेगा तो हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। विपक्ष की जो बैठक हुई थी उसमें तो सर्वसम्मति से यशवंत सिन्हा का नाम चुना गया। जया जी कैन यू प्लीज रिपीट इट? हाँ ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना कि शिवसेना के नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता संजय जी, कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार करेगा तो हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, लेकिन जब बैठक हुई थी विपक्ष की उसमें तो सर्वसम्मति से यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया गया था। देखिए अब इनकी समस्या देखिए ये जो बातें कर रहे हैं ये घुमाने वाली बातें हैं और इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ये जो भी राजनीति हो रही है ये बहुत दुखद है और मुझे नहीं लगता कि इसका आगे भविष्य सही होगा। नहीं यानी कि आप शिवसेना के नेता घुमा रहे हैं? जी बिल्कुल, यानी कि महाविकास आघाड़ी अब उसका भविष्य नजर नहीं आ रहा है आप लोगों को? देखिए जब 2 गुट लड़ते हैं तो उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है, और आज जो महाराष्ट्र में स्थिति बनी है, जो लड़ाई हो रही है, असली शिवसेना कौन है, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का होगा। अगर उद्धव जी भी कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन हो या जो भी स्थिति बनी हुई है उसमें अगर री इलेक्शन होते हैं तो निश्चित रूप से टैक्स पेयर का पैसा ही जाएगा। ठीक है मनीष जी, ये एक इधर कुआं इधर खाई वाली स्थिति है उद्धव ठाकरे के लिए, क्या नहीं लगता आपको? एक तरफ सांसद कह रहे हैं कि देखिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करिए, दूसरी तरफ एक के बाद एक नेता जो है शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, तीसरी तरफ अब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जब चुना था यशवंत सिन्हा को तो अब समर्थन क्यों नहीं दोगे? मनीष जी। नेहा जी आप समझिए, जब भी ये संकट शुरू हुआ था मैंने आपके ही चैनल पे एक डिबेट में कहा था, मैंने ये कहा था कि इस समय उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे से मिलकर अपने गिले शिकवे दूर करके सत्ता उन्हें सौंप देनी चाहिए और पार्टी बचा लेनी चाहिए। लेकिन जो कहते हैं आधी छोड़ साझी को धावे, आधी मिनल साझी पावे, तो आज इस पूरी को पाने के चक्कर में उद्धव ठाकरे शरद पवार के जाल में फंसते चले गए, शरद पवार पर भरोसा किया
और जिसका नतीजा ये है कि वो शिव सैनिकों को, उनके विधायकों को धमकाने लगे। शिवसेना के और एकनाथ शिंदे के समर्थन वाले विधायकों के घर में तोड़फोड़ हुई, इवन निर्दलीय विधायकों के भी तोड़फोड़ हुई। जब इस तरह की घटनाएं हुई तो शिव सैनिकों का मन भी बदल गया। उसी की वजह यह है कि आज उद्धव ठाकरे इतनी विषम परिस्थितियों में फंस गए। और जहां तक मैं अभी सुन रहा था, हमारे स्पीकर कह रहे थे कि जनता का नुकसान, जनता का कोई नुकसान नहीं है। जब जब राजनीतिक दलों में फूट पड़ती है, कंपटीशन होता है, जनता को हमेशा लाभ होता है। क्योंकि जो व्यक्ति शांति से सोया है कि ये शिव सैनिक तो मेरे घर की बपौती है, जो मैं कहूंगा वो करेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई दूसरा चैलेंज करने को तैयार है, वो भी उन शिव सैनिकों को अपना देवतुल्य समझता है, वो भी बाला साहब ठाकरे की इज्जत करता है, तो मामला कंपटीशन में आ जाता है। और वही कंपटीशन आज उद्धव ठाकरे के सामने आ गया है। ठीक है खैरा साहब, अभी संजय जी कह रहे थे कि देखिए ये कहा जा रहा था देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि हम तो बाहर से समर्थन दे देंगे, फिर उप मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। अभी आप हमसे थोड़ी देर पहले ये पूछ रही थी कि वो राष्ट्रपति के में समर्थन देंगे कि नहीं, यही सवाल था ना आपका पहले। जी जब हमको बोलने नहीं दिया। खैर, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ये राष्ट्रपति का समर्थन नहीं कर सकेंगे। नहीं, अब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। जिससे मैं जो सवाल पूछती हूँ उसका जवाब नहीं मिलता है सर, डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं आप लोग। इसका मतलब मैं नहीं देता डिप्लोमेटिक, आपका पूछना सही नहीं होगा। पहले आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, अब आप मेरा जो सवाल है सर, मैं उस पर भी आऊंगी, दोबारा आपसे पूछ लूंगी सवाल। लगे इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप मुझे। पूछिए। जिस बात का जिक्र भी संजय जी कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, पहले महाराष्ट्र में सरकार बन रही थी और ये कहा जा रहा था देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि हम बाहर से समर्थन दे देंगे, अब उप मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए। बाद में किसको समर्थन दे देंगे? अब बाहर से समर्थन देंगे, शिंदे को मुख्यमंत्री बना देंगे। बाहर से समर्थन कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो उसके साथ ही तो है, तो सरकार में है शामिल। बाहर से अंदर से तो उससे इनको क्या लेना देना? अपना काम करें, इनको जो करना है वो करें। हम अंदर से दे, बाहर से नहीं दे समर्थन, ये तो हमें तय करना है कि उनको तय करना है। जवाब दीजिए ना, आप थोड़ी ना तय करेंगे आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, वो हम थोड़ी ना तय करेंगे। अब आप बीच में रुक जाइए, आप 1 मिनट रुक जाओ। आप सबका डिस्टर्ब करते हैं और फिर टीवी खराब करते हैं। हम बोलते हैं आपके बीच में, तो फिर ये होने लगता है। मैं भाजपा की तरफ से भी आप बुलवा लीजिए, यही बोल लेंगे। आप इनको रोकेंगे नहीं, तो एक एक करके देखिए, सभ्यता के साथ हम डिबेट करेंगे। 10 सेकंड भी नहीं बोले। ठीक है, रखिए सर, मौका मिल रहा है आपको। आप क्यों परेशान हो रहे हैं विजय खैरा साहब? रखिए अपनी बात। बीच में बोल रहे हैं, नहीं, कोई नहीं बोल रहा, आप रखिए अपनी बात। मैं अपने 100 काम छोड़ के आपके यहाँ बैठता हूँ। बिल्कुल, रखिए बात, रखिए। 2 मिनट भी नहीं बोल पाऊँ तो फायदा नहीं, रखिए सर, रखिए, आप अपनी बात रखिए ना, मौका मिल रहा है आपको। सब अपना काम छोड़ के आते हैं। बाहर से समर्थन दे या अंदर से समर्थन दे, फूट आपकी हुई, लोग आपके गए, माइनॉरिटी में आप रह गए, 3/4 लोग आपके चले गए, वो अलग पार्टी बना सकते हैं, संवैधानिक है, ये नियमानुसार है। और उन्होंने दिखा भी दिया कि 3/4 चले गए। अब हम आपको समर्थन तो नहीं देंगे, आपने हमारी सरकार बिगाड़ी, आपको तो नहीं देंगे ना हम, और उनको भी नहीं देंगे। हिंदुत्व के खिलाफ जो चलते हैं, तो हिंदुत्व के साथ चलेगा। हम लोग पहले भी समर्थन दिया, पिछले 25 साल से आपके साथ दे रहे समर्थन शिवसेना को, हम आज भी शिवसेना को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन खबर ये भी थी सर कि देवेंद्र फडणवीस खुश नहीं है उप मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं पद ग्रहण करके। उससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने एक मानता की, उनको तो बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने शिवसेना चूंकि हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही थी और 2 में एक हिंदुत्व की तरफ था, दूसरा चला गया था दूसरी तरफ, तो जो हिंदुत्व की तरफ था वो भारतीय जनता पार्टी, उनका मेल खाता है विचार, इसलिए वो साथ रहे, डिप्टी सीएम बनाए। ठीक है, नहीं बनाते तब भी ठीक था। उन्होंने जो तय किया आपस में, अगर वो समझते हैं डिप्टी सीएम से क्या फर्क पड़ता है, उन्हें 2 विभाग 4 विभाग 1 विभाग जो भी मिलेगा उन्हें सेवा करनी है। मुख्यमंत्री ये है, इनको मुख्यमंत्री रहने दीजिएगा, ठीक है, पड़ता नहीं। ठीक है संजय जी, ये कह रहे चाहे बाहर से समर्थन दे, अंदर से समर्थन दे, आपको इससे क्या लेना? आप तो साइडलाइन हो गए हैं ना। नहीं, मैं कह रहा जी, आज बात समझ के नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, संगठन की बात मैं बता रहा हूँ, संगठन का प्रेशर मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, हमारे विधायक चले गए, थोड़े कोई बात नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे ना, और मुख्यमंत्री बनते बनते वो शिंदे को मुख्यमंत्री बना के बाहर समर्थन दे रहे थे। इसके बाद जब जेपी नड्डा का ट्वीट आया है, मम्मी
अमित शाह जी ने बात की तो मंत्री बन गए वो, तो उन्हें क्या सेंटर की बात नहीं बात की? मैडम मुझे हम लोग कह रहे हैं आपसे, हमारे विधायक गद्दार हैं जो पार्टी गद्दारी करी उन्होंने, जो सेंटर को नहीं माना उन्होंने, गद्दारी करके चले, कोई बात नहीं चलेगा, बहुत आते जाते हैं, विधायकों में बात थोड़ी ना है, जनता चुनती है ना, जनता अगला तक करोगे, जनता हमारे 150 विधायक चुन के देगी, वो तो अलग तय हो गया। ठीक है, जो मैं बात में कहना चाह रहा हूँ, न संविधान की आपने परिभाषा जानी, न संविधान कानून की परिभाषा जानी आपने, न सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, 11 तक रुकने के लिए आपको कहा था, सरकार बनाने के लिए आपको नहीं कहा था, कहाँ कहीं लिखा बता दीजिए कि आप जाके डिप्टी स्पीकर सुनिए, राज्यपाल की डिप्टी ये तो सरकार नहीं बनाने के लिए भी तो नहीं कहा था। मैडम मुझे कीजिए, कानून की जो हमने 16 लोगों की अप्लीकेशन दी थी, हाँ। उसमें 11 तारीख को, हाँ, तो उसका फैसला आएगा ना, उस पर सुनवाई होगी। खैरा साहब कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से कहिए, फिर जय जी का भी करना है। सुन लेते हैं, अब सुन लेते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, बस खाली उससे पता लग जाएगा आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संगठन ने तय किया था नीलिमा संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति का कैंडिडेट, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, उन्होंने वो संगठन की तरफ से एक बगावत की, इंदिरा जी ने बोला आत्मा की आवाज में वोट दो, प्राइम मिनिस्टर थी बीबी गिरी को इंडिपेंडेंट जिता दिया इंदिरा जी ने, और संगठन का कैंडिडेट राष्ट्रपति में हार गए नीलिमा संजीवा रेड्डी। तो पूरी पार्टी किसके साथ गई थी? संगठन के साथ नहीं गई थी, इंदिरा जी के साथ गई थी, प्रधानमंत्री के साथ। तो पार्टी ये देखती है, एक समझ नहीं आता है। सुन लेते हैं सर, ऐसे नहीं है, आप सब फोन लाइन पे है सर, ऐसे एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें, बीच में मत बोलिए प्लीज। संगठन ये देखता है कि चुने हुए लोग किसके साथ हैं, संगठन उसी के साथ जाता है कि जनता किसके साथ है, चुने लोगों के साथ, तो संगठन भी वही। लेकिन संगठन तो अभी तक नहीं आया ना सर, अब शिंदे के समर्थन में संगठन तो नहीं आया ना। कितने महासचिव आ गए, कितने सचिव आ गए, कितने प्रवक्ता आ गए सर, कौन कौन से आए आप बताइए ना। हमें कह रहे हैं आपसे, जिसके पदाधिकारी मंत्री आ गए, जिसके सारे लोग चले आए, अब संगठन में तो जिला फिर वही बात आप करें, संगठन और सरकार दोनों अलग होती है ना सर। हाँ बिल्कुल, जिला इकाइयां होती है ना, तो संगठन आएगा तो संगठन अभी देख रहे हैं। नहीं तो इसका आधार क्या रहता है खैरा साहब, मुझे आप बता दीजिए कि आधार क्या रहता है। अगर निर्वाचन आयोग के पास भी जाएंगे तो क्या बताएंगे? वो संगठन की मीटिंग बुलाएंगे, हम संगठन की मीटिंग बुलाएंगे, अगर उन्हें संगठन से चुनाव कराना चुनाव करा लेंगे, या चुनाव आयोग चुनाव करा देगा, वो फैसला करेगा। ये तो फैसला नहीं करेंगे, हम भी फैसला नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसका इंतजार करना चाहिए ना। लेकिन एक बहुत अहम सवाल मेरा सुनील जी से है, माफ कीजिएगा मनीष जी। नहीं 30 सेकंड में दे दीजिए बस, मैं 30 सेकंड में बात जल्दी से रखिए संजय जी। देखिए अभी बड़ी अच्छी बात खैरा जी ने गई, कांग्रेस टूट गई, उन्होंने कांग्रेस आई बनाई थी, जो ओरिजिनल कांग्रेस थी वो खत्म हो गई। तो अगर शिंदे में इतनी दम है, मैं कहता हूँ भाजपा अंदर इतनी दम है, तो शिंदे नई पार्टी बनवा दे और शिवसेना खत्म करा दे, तो ये शिवसेना नहीं बना क्यों? नहीं शिवसेना नहीं बना क्यों? हाँ समझी नहीं बना, उन्होंने कांग्रेस आई बनाई थी। अब यार कांग्रेस जो उसमें संघर्ष करना कांग्रेस का, वो कांग्रेस आई है। बिना बाला साहब की ताकत उनके तो आज हो गई ना, कर रहा है और जिसको क्या लेना। ठीक है जय ठाकुर जी, ये किसकी करने की सजा अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे को मिल रही है? क्या आपको लगता है इस सियासी ड्रामे की मुख्य वजह क्या है? क्यों नहीं संभाल पाए उद्धव ठाकरे? ये उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप की कमजोरी कह सकते हैं आप, जो वो अपने लोगों को ये अश्योर नहीं कर पाए कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अगर कोई अच्छा नेता है किसी भी पार्टी में हो और अगर वो महत्वाकांक्षी है तो निश्चित रूप से उसे सेटिस्फाई करना एक लीडर की जिम्मेदारी होती है, खासकर तब जब आप एक पूरी पार्टी जो है रूल कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी है, उन्हें बैठ के पार्टी के अंदर ये सेटल करना था, और अगर वो चाहते थे कि वो सीएम बने तो निश्चित रूप से उन्हें बनने देना चाहिए था और खुद अध्यक्ष पद पे रह के मॉनिटरिंग करते, ये ज्यादा बेहतर तरीका था। लेकिन जय जी ये भी खबर है कि एकनाथ शिंदे के नाम पर कांग्रेस और एनसीपी तैयार नहीं थी। देखिए इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। आज जो शिवसेना बिखरी है और जो भटकन है उस पार्टी में कहीं ना कहीं बीजेपी का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि एक लंबे समय से सत्ता से बाहर रही है बीजेपी सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के कारण। तो अगर ये टूटेगी और दो भाग में बटेगी तो निश्चित रूप से इसका फायदा जो है
हेलो जी, इससे पहले तो जी। उन्हीं की सरकार थी। नहीं, बीजेपी काफी समय से बाहर है। जब से शिवसेना आई है तब से बीजेपी को बहुत कम से कम वोट मिलते हैं, और अगर ऐसे में ये बंटती है दो भागों में तो निश्चित रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने में दोनों ही सत्ता से बाहर जाएंगे और अल्टीमेटली वहां बीजेपी रूल करेगी। और जितना मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है जो एकनाथ शिंदे ने इस तरीके से बगावत करी है और नई सरकार बना रहे हैं। इसका परिणाम आगे चल के सामने आएगा और देखते हैं क्या होता है। ठीक है मनीष जी, अभी जय जी कह रही है बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। इस प्लानिंग में मुख्य चेहरा कौन है? क्योंकि ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं लांछन लगाए जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस गेम के पीछे, इस पर्दे के पीछे असली और असल चेहरा कौन है जिसको फायदा होगा? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल, तो हर उस राजनीतिक विश्लेषक या दल की ये जिम्मेवारी है कि विभिन्न संभावनाओं पर अपना विचार बनाए और रखे और उस हिसाब से आगे की रणनीति तय करे। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि शिवसेना सत्ता से हटे और कोई और वो स्वयं सत्ता में आए, तो इसमें गलत क्या? भाई, बतौर राजनीतिक दल महाराष्ट्र के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा थी। ऐसे में उसे ही सरकार बनानी थी, और जिस गठबंधन के साथ सरकार बनाई वो अभी दोनों मिलकर समर्थ भी थे। ऐसे में अगर गठबंधन का एक दल अपने मूल विचारों से भटककर चला जाता है तो भाजपा को महात्मा गांधी तो नहीं सत्य के साथ रहेंगे। भाजपा ने वही किया जो उसे राजनीतिक तौर पर ठीक लगा कि उसे अपना वोट बैंक बचाना है, उसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, आगे कानून देश की सरकार चलानी है, 2024 का इलेक्शन लड़ना है। तो अगर भाजपा ने ऐसा किया तो मैं समझता हूँ कुछ भी गलत नहीं है। पहले नहीं तो ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? ये संवैधानिक तरीका है क्या? नहीं तो भाजपा ने इसमें किया ही क्या है? भाजपा ने तो एक अगर आप ये कह रहे हैं कि भाजपा ने ऐसा किया को एक मदद किया है, ऐसा तो देश में होता आया है। ऐसा तो देश में होता आया है। क्यों कितनी बार कांग्रेस की सरकारों ने विपक्षी सरकारों ने को भंग कर दिया और उसके बाद सरकार बना ली। क्यों कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी के साथ क्या किया? उनके टुकड़े को समर्थन दिया और बाद में समर्थन वापस ले लिया। फिर भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है क्या? वो तो उसी पद चिन्हों पे चल रही है जो कि बाकी पार्टियां करती हुई आ रही है, बाकी सरकारें करती हुई आ रही है। खैरा साहब, देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा। ये मैं आती हूँ मनीष जी, एक सेकंड रुक जाइए, आती हूँ। खैरा साहब, ये अटल जी और आडवाणी जी की भाजपा से इतर मोदी और शाह जी की भाजपा है जो अपने प्रतिद्वंदियों को आसानी से नहीं जीतने देती। ठीक है, खैरा साहब से सवाल था मेरा, मैं आती हूँ। ठीक है, देखिए, राजनीतिक पदचिन्ह का सवाल जहाँ तक है, अगर कोई राजनीति में एक पदचिन्ह बन गया है और संवैधानिक रूप से वो सही है और किसी तरह संविधान और गैर कानूनी नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है, तो उन पद चिन्हों पर तो जरूर चलना चाहिए। जिसको कोर्ट हाँ बोल दे, जिसको हिंदुस्तान हाँ बोल दे, जिसको जनता हाँ बोल दे, उसमें क्या गलत है? अगर ऐसे पद चिन्ह हो जिसको गलत सपोर्ट ने तो सर ये पैमाना बदल क्यों जाता है? जब आप विपक्ष में होते हैं या फिर सरकार में नहीं होते, दूसरी पार्टी इस तरह से करती है, तब तो आप कहते हो कि अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बना ली। अब आप सरकार में हो और आप उस हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये कोई गलत नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अलोकतांत्रिक वो होता है, हम पावर में हैं केंद्र में, और किसी प्रदेश की सरकार को हम राज्यपाल के थ्रू किसी बहाने से लगा दें। इतने मौके आए, हमने तो एक भी स्टेट में नहीं लगाया। कहीं भी बंगाल में इतनी आवाजें उठनी, लगना चाहिए, अब लगना चाहिए। सर मैं ये सवाल, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि अभी तो हमने महाराष्ट्र में कमल खिलाया है, ऐसे ही हम कमल खिलाएंगे राजस्थान में भी, झारखंड में भी ईडी की छापेमारी हो रही है जेएमएम के नेताओं पर, झारखंड में भी लगातार छापेमारी हो रही है। अधिकारी जी जो कहते हैं वो हम भी कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान भर में कमल खिलाएंगे, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही खिलाएंगे क्या सर, या चुनावों में जीत के खिलाएंगे? ऐसे हमने क्या गलत क्या किया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी तक। कौन आदमी हिंदुस्तान में एक बोल दे अकेले उद्धव ठाकरे कंपनी के अलावा जो बोल दे कि गलत है?
कोर्ट बोल दे हमसे कोई कि ये गलत है, संविधान बोल दे गलत है, नियम बोलने के गलत है, तो हम अभी हाथ तैयार हैं एक्सेप्ट करने के लिए। एक गलती हमने नहीं की, लेकिन अगर खाली कुर्सी पड़ी है हम नहीं बैठेंगे क्या? अगर कोई कुर्सी से खुद उसके आदमी उसको गिरा दें तो उस कुर्सी को हम नहीं संभालेंगे क्या? राजनीति छोड़ के भाग जाएंगे, संन्यास करेंगे क्या? आपके आदमी जा रहे हैं, आपसे संभल नहीं रहा, आप हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, आप दो मंत्री कैबिनेट के जेल में चले जा रहे हैं, आपके दाऊद के साथ संबंध निकल रहे हैं, आप हिंदुत्व के खिलाफ आप कोई एक्शन अमरावती में नहीं ले रहे हैं, आप 3 बार पुलिस को भेज रहे हैं अरेस्ट करने के लिए, नूपुर के लिए, ये सब हरकतें करेंगे, हिंदुत्व आपके साथ खिलाफ हो गया, पूरे विधायक चले गए आपके। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र की सियासत आखिर किस करवट बैठती है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।